जय श्री राम दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक दैट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें कवर करेंगे और सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट जैसे एग्जामों में इन्फ्लेशन से काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमें चाहिए वो हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। बहुत छोटी सी वीडियो होगी और टू द पॉइंट वीडियो होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन में क्या क्या हमें कवर करना है। सबसे पहले तो दोस्तों जो हमें समझना है वो है व्हाट इज इन्फ्लेशन। ओके, इन्फ्लेशन क्या होता है। देन हम समझेंगे कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, क्या क्या कॉजेज हैं इन्फ्लेशन के। देन हम समझेंगे टाइप्स, इन्फ्लेशन कितने टाइप की होती है। देन इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन सोसाइटी, ऑन कंट्री। देन वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू मेजर इन्फ्लेशन, measurement of inflation, measurement of inflation. Then we will understand measures, and lastly हम समझेंगे फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि टमाटर के दाम 300 350 ऐसे हो गए सर, महंगाई बढ़ गई है। तो अगर आपको लगता है कि टमाटर के दाम बढ़ जाने से महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन आ गया है, तो आप गलत समझते हैं। इन्फ्लेशन इसे नहीं कहते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है दोस्तों, इन्फ्लेशन इज ए सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ prices of goods and services on a yearly basis। ये तो दीदी मैंने आपको डेफिनेशन, अब मैं समझाता हूं क्या है इन्फ्लेशन। क्या होती है दोस्तों, एक जो क्या कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, और जो प्राइस इंक्रीज होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि एक बार बढ़ गई तो वो नीचे नहीं आ सकती। जैसे टमाटर के दाम अभी बढ़ गए हैं तो आपको पता है ये नीचे आने हैं, तो हम इसे इन्फ्लेशन नहीं कह सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन वो होता है कि जब गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइसेस हैं वो कुछ इस तरह से बढ़े कि वो सस्टेन रहे और वो ईयरली बेसिस पर बढ़ते जाएं। जैसे कि अगर आप इससे 20 साल पहले का समय देखें तो घी का रेट बहुत कम होता था, लेकिन आज का आप रेट देखें तो बहुत ज्यादा है। तो वो ईयरली बेसिस पर बढ़ता चला गया। पहले 100 था, फिर 110 हुआ, फिर 150 हुआ, 200 हुआ। तो इस तरह जनरल लेवल और सस्टेन रहा क्या जो प्राइसेस थे गुड्स एंड सर्विसेज के, वो ठीक है। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ ईयरली बेसिस पर। जब हर साल नेक दाम, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दाम चीजों का बढ़ने लग जाता है, उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया व्हाट इज इन्फ्लेशन। अब समझते हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, क्या क्या कॉजेज हैं इन्फ्लेशन के। अब बेसिकली दो मेन कॉजेज हैं। पहला तो है एक तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अगर किसी चीज की सडनली डिमांड बढ़ने लगे, उसकी लोग मांग करने लगे, तो उस चीज के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं और इन्फ्लेशन आ जाती है। सपोज कीजिए कि अभी आपने देखा है ना कि टमाटर के जो दाम है, ठीक है, वो बढ़ गए हैं। ठीक है, क्यों बढ़ गए? क्योंकि इसकी डिमांड भी बहुत है और उसकी जो क्वांटिटी है वो भी कम है। इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है, अब पॉपुलेशन आपकी बढ़ गई है तो ऑब्वियसली बात है पॉपुलेशन बढ़ गई, उन्हें खाना चाहिए, ठीक है, उन्हें चीजें चाहिए पहनने के लिए। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनकी नीड बढ़ेगी, और नीड बढ़ेगी तो उन्हें चीजें चाहिए होंगी,
तो डिमांड क्या है, बढ़ रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगी। एक टी शर्ट है, ठीक है, 10 टी शर्ट है, अगर 10 लोग हैं, ठीक है, और उनकी जो कीमत है वो 100 रुपए है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो 100 लोग हैं और उन्हें वो 10 टी शर्ट चाहिए। अब वो 100 लोग आपस में कंपटीशन करेंगे कि नहीं, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो दुकानदार क्या करेगा, तो प्राइस बढ़ा देगा कि ये टी शर्ट है अब 300 की, अब जो में से जो ज्यादा पैसे देगा वो लेगा। तो इस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है डिमांड की वजह से। और वो कब होती है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई या लोगों के इनकम लेवल्स बढ़ जाएं। अगर लोगों के पास पैसा आ गया, लोगों की इनकम बढ़ गई, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं महंगी चीजों को खरीदना। अब कोई, जैसे आप हैं, आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, ठीक है, और आप कहीं पर गए, ठीक है, किसी मिठाई की शॉप पर गए, और वहां पे उसने, आपने बोला कि मुझे 1 किलो ये मिठाई दे दो। उसने कहा 350 रुपए, आपने कहा हाँ दे दो, ठीक है, जबकि वो मिठाई जो थी वो 300 रुपए की थी, बट आपको उसने देखा और उसे लगा ये महंगी खरीद सकता है, तो आपने उसे दे दिए पैसे, ठीक है, क्योंकि आप तो बहुत कमाते थे, तो आपने दे, हाँ 350 की देते। ऐसे कोई और आया, उससे भी उसने ऐसे ही कहा कि 350 की है, उसने भी दे दिए, तो उसने भी ले लिए। तो ऐसे उस दुकानदार ने क्या कहा, उसने ये सोचा यार 350 में ही मेरी मिठाई बिक रही है, तो मैं क्यों 300 में बेचूं, मैं तो 350 में मिठाई बेचूंगा। तो इस तरह क्या हुआ, अब वो जो मिठाई जो पहले 300 की थी वो 350 की हो गई। और इस तरह से जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि लोगों की इनकम लेवल बढ़ी, जिसकी वजह से उनके पास पैसा आया, अब वो महंगी चीजें भी खरीदने लग गए। तो जो पहले सस्ती थी अब वो महंगी हो गई, क्योंकि लोग खरीद सकते हैं, तो हम क्यों सस्ते में बेचें, ठीक है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड लिक्विडिटी। इंक्रीज्ड लिक्विडिटी, कितना अजीब सा नाम है, लिक्विडिटी। इसका मतलब कुछ नहीं है, जब मार्केट में पैसा काफी मात्रा में मतलब बहने लगे इन द सेंस कि काफी सर्कुलेट हो, मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा लोगों के बीच सर्कुलेट हो रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो उसकी वजह से भी महंगाई बढ़ सकती है। क्योंकि क्या होता है, मान लो आप गए किसी बैंक में कि मुझे 10 लाख रुपए दो लोन लेने के लिए, ठीक है, अब बैंक ने आपको लोन दे दिया, ठीक है, अब आपके पास पैसे आ गए। अब आप कहीं पर जाएंगे और आपने देखा यार ये बाइक बड़ी मस्त लग रही है, यार ये कपड़े बड़े मस्त लग रहे हैं, तो आप खरीदेंगे, क्योंकि अरे मैं खरीद सकता हूँ ना, क्योंकि आप नहीं बोल रहे हैं, आपकी जेब में जो 10 लाख रुपए रखे हुए हैं ना वो बोल रहे हैं, तो आप खरीदेंगे, और आप अंधाधुंध खरीदेंगे। अगर वो कह देगा ना, अगर वो 500 की टी शर्ट 1000 में भी आपको देगा, तब भी आप लेंगे, क्योंकि आप पे फर्क क्या पड़ रहा है, अरे 10 लाख रुपए जेब में, दे तू टी शर्ट दे 1000 की है तो कोई बात नहीं है, आप बार्गेनिंग भी नहीं करेंगे ऐसे। और अगर ग्राहक आ गए तो दुकानदार क्या कहेगा, यार ये तो ले रहे हैं 500 की 1000 में ले रहे हैं, तो मैं 500 में क्यों बेचूं, 1000 में नहीं बेचूंगा। तो इस तरह से क्या हुआ, इंक्रीज लिक्विडिटी की वजह से क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो ये सब क्या थे, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन थे। डिमांड बढ़ी तो महंगाई बढ़े, ठीक है। सेकंड होता है सप्लाई साइड, सप्लाई साइड, और आई कैन से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, जैसे कोई चीज बनती है, आप सपोज कीजिए कि एक लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप है किसका, डेल का, ठीक है, डेल का लैपटॉप है। अब ये लैपटॉप कैसे बनता है, इसमें कई चीजें होती हैं, प्रोसेसर होता है, ठीक है, और प्रोसेसर होता है, ठीक है, और कई सारे हार्डवेयर होते हैं, और इसको बनाने के लिए इंजीनियर्स भी होते हैं, ठीक है, इंजीनियर्स भी होते हैं, और ऐसी कई चीजों से मिलके बाद में एक लैपटॉप तैयार होता है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि जो प्रोसेसर है पहले वो 50 रुपए का था, लेकिन अब उसके प्राइस बढ़ गए, वो प्रोसेसर 100 रुपए का आ रहा है, ठीक है। जो बाकी हार्डवेयर थे लैपटॉप के, वो भी पहले जो 100 रुपए के थे वो अब 150 रुपए के हो गए, ठीक है। जो इंजीनियर्स पहले जो बनाने के लिए, लैपटॉप बनाने के लिए जो 20,000 रुपए लेते थे, अब वो लेने लग गए हैं, कितने लेने लग गए हैं, सपोज कीजिए 30,000 रुपए लेने लग गए, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि जो फैक्टर्स थे
जैसे ये लैपटॉप बन रहा था, तो ये लैपटॉप जिन जिन चीजों से बन रहा था उनके अगर प्राइस बढ़ जाएं, उन फैक्टर्स के प्राइस बढ़ जाएं, तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट बनेगा, जो रिजल्ट आएगा लैपटॉप की प्राइस पर, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अगर भाई ये इसकी प्राइस दुगनी हो गई, ठीक है, इन्होंने प्राइस बढ़ा दिया और यहाँ इन्होंने ज्यादा पैसा ले लिया, तो लैपटॉप थोड़ी ना मैं तो उतने में बेचूंगा। पहले मैं 30,000 का बेच रहा था, जब ये 50, 100 और 20,000 ये लेते थे। लेकिन अब जब इन्होंने भाई, इनकी जैसे इसकी सैलरी बढ़ गई, ये हार्डवेयर के दाम बढ़ गए, प्रोसेसर के दाम बढ़ गए, तो अब लैपटॉप के भी तो दाम बढ़ेंगे ना। तो इस तरह से क्या हुआ, अगर फैक्टर्स की प्राइस बढ़ने लगी, जिस तो जो लैपटॉप की प्राइस थी वो भी बढ़ने लगी, तो इस तरह से इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगा। किसकी वजह से? कौन सा? ये सप्लाई साइड कॉस्ट पोस्ट, मतलब जो पैसा लग रहा है किसी चीज को बनाने में, तो अगर उसके दाम बढ़ने लग जाए, उन फैक्टर्स के दाम बढ़ने लग जाए, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके भी दाम बढ़े ही जाएंगे। ठीक है, ये कुछ वो हो गए आपके कॉजेस, किसके? इन्फ्लेशन के। समझ में आया? अब देख लेते हैं टाइप्स, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। आई होप चीजें क्लियर हो रही हो। टाइप्स में पहला है आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, अगर जो किसी चीज के दाम है वो 3% से कम पर बढ़े पर साल, तो वो होती है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। धीरे धीरे दाम बढ़ रहे हैं किसी चीज के। ठीक है, अगर ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, ये कौन सी इन्फ्लेशन होती है सर? अगर जो दाम है वो 3 से 10% पर एनम बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये वो कहलाएगी ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। रनिंग इन्फ्लेशन 10 से 20% पर एनम। फोर्थ, गैलोपिंग गैलोपिंग इन्फ्लेशन, 30% और 100% पर एनम। लास्टली, हाइपर इन्फ्लेशन, 50% से ज्यादा पर मंथ बढ़े। अब तक हम ईयरली बात कर रहे थे, यहां पर मंथ अगर 50% से ज्यादा बढ़ जाए तो वो होती है हाइपर इन्फ्लेशन। इसमें जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है और जो ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन है ये कॉमन होती है। ठीक है, और अगर क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, ठीक है, तो वो अच्छा है एक इकोनॉमी के लिए। महंगाई बुरी नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़े तो उसका ये नहीं है कि भाई मतलब बहुत ज्यादा खराब है, नहीं, इन्फ्लेशन होना चाहिए पर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो देश की इकोनॉमी बढ़ती है। आगे क्या रिलेशन है मैं समझाऊंगा फिलिप्स कर्व में। ओके दोस्तों, ओके, ये हो गया टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब देख लेते हैं इफेक्ट्स, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, पहला इफेक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है सैलरीड पर्सन पर, फिर जो पड़ता है फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स पर, फिर जो पड़ता है वो डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स पर, चौथा है बीओपी। क्या ये? अरे क्या ये बताओ ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन सभी चीजों पे इफेक्ट देके जाते हैं इन्फ्लेशन के। समझा दूं तो जैसे सैलरीड पर्सन हुआ, ठीक है, फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स हुआ और डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स हुआ, इन पे कैसे इफेक्ट होता है इन चीजों का। जैसे कि अब ये सैलरीड पर्सन है दोस्तों, इनकी जो इनकम होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, इन्हें अगर 20,000 रुपए पर मंथ मिल रहे हैं तो वो सैलरी इनकी फिक्स्ड है। लेकिन अगर उस बीच इन्फ्लेशन आ जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इनकी चीजों को खरीदने की कैपेसिटी होती है, परचेजिंग पावर होती है, वो डाउन हो जाती है, कम हो जाती है।
क्योंकि सैलरी तो भाई इनकी कांस्टेंट रह रही है। पर पहले जो ये चीज 100 रुपए में खरीदते थे, आज वो उससे कुछ ना कुछ महंगी हो गई होगी। तो पहले जो ये चीज ज्यादा खरीदते थे, अब ये उस चीज को कम खरीदेंगे, क्योंकि सैलरी इनकी कांस्टेंट है। सेम फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स, वो सारे ग्रुप जिनकी इनकम फिक्स्ड है वो भी इफेक्ट होते हैं, क्योंकि इनकम तो फिक्स है। तो पहले जो चीज आप सस्ते में खरीद रहे थे, अब वो चीज महंगी है, तो आपको वो चीज कम खरीदनी होगी। ठीक है। डेप्टर एंड क्रेडिटर, अब जो लोन देता है, ठीक है, उसने अभी लोन दिया इतना किसी एक पर्टिकुलर रेट के हिसाब से, तो उसको तो घाटा हो जाता है जब महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि डेप्टर्स को तो उतने ही देने होंगे ना जितने उसने लिए थे। लेकिन अब तो महंगाई बढ़ गई, देने तो उसे ज्यादा चाहिए, पर वो देता उतनी है जितने मैंने लिए थे। तो यहां पर डेप्टर्स का फायदा हो जाता है, क्रेडिटर का नुकसान हो जाता है दोस्तों। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें क्या होता है, जैसे कि अब जो इन्फ्लेशन हुआ है, वो जो डोमेस्टिक मार्केट होता है उसमें होता है। डोमेस्टिक मार्केट में इन्फ्लेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, जो चीजें होंगी वो उनके दाम बढ़ जाएंगे, प्राइसेस बढ़ जाएंगे डोमेस्टिक मार्केट में। तो जो बाहर फॉरेन से जो चीजें आ रही हैं उनके दाम तो नहीं बढ़े, ठीक है, उनके तो उतने ही रहे। लेकिन जो डोमेस्टिक मार्केट में जो चीजें थी उनके दाम बढ़ गए इन्फ्लेशन की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसका जो रिजल्ट होता है दोस्तों वो ये होता है कि इंपोर्ट जो होता है वो तो बढ़ जाता है, क्योंकि विदेश से सस्ती चीजें आ रही हैं, तो इंपोर्ट और होगा कि यहाँ सस्ती चीजें आने, तो यहाँ तो महंगाई बढ़ गई है। और जो एक्सपोर्ट होता है वो हो जाता है दोस्तों कम, क्योंकि महंगी चीजें, तो कौन महंगी चीजें खरीदेगा, तो महंगी चीजें ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो पाती हैं, तो एक्सपोर्ट हो जाता है कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया इफेक्ट्स। अब बात करते हैं मेजरमेंट के। ठीक है, मेजरिंग, देखो कई सारे टूल्स हैं। जैसे पहला है होलसेल प्रोडक्ट इंडेक्स, ठीक है। सेकंड इज कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स, थर्ड इज पीपीआई, फोर्थ इज जीडीपी डिफ्लेटर। हमें इनकी डिटेल में नहीं जाना है, जो मेन है वो मैं आपको बताता हूं। सीपीआई जो है ये मेन है, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज करता है। ठीक है, इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज करता है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। ठीक है, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। और जो इन्फ्लेशन में जो चीजें जो चीजें इंक्लूड होती हैं इन्फ्लेशन में, वो वह चीजें होती हैं जो आपकी डेली नीड की चीजें होती हैं, जो बहुत ज्यादा, मतलब मैं कह सकता हूं कि वो रिक्वायर्ड होती हैं दोस्तों। ठीक है, कि अगर आप, जैसे गेहूं हो गया, वो आपकी एक बेसिक नीड है, तो अगर उसके दाम बढ़ जाएं तो वो इन्फ्लेशन कहलाएगी। अगर आप चावल खाते हैं उसके दाम बढ़ जाएं तो इन्फ्लेशन कहलाएगा। ठीक है, चीनी हो गई, इस तरह की चीजों के अगर दाम बढ़ जाएं तो उसे हम इन्फ्लेशन कहेंगे दोस्तों। क्लियर है? ओके, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये वो सीपीआई है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज करता है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। आगे है आपका मेजर्स टू टैकल इन्फ्लेशन। हाँ, तो मेजर्स टू टैकल इन्फ्लेशन, कौन कौन से वो स्टेप्स और तरीके हैं जिसके थ्रू इन्फ्लेशन को टैकल किया जा सकता है, इन्फ्लेशन को बढ़ने से रोका जा सकता है अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो कुछ मॉनेटरी मेजर्स हैं, वेट, मॉनेटरी मेजर्स हैं, इनको हम आगे और डिटेल में देखेंगे, बट अभी देख लेते हैं। मॉनेटरी मेजर्स हैं जिसमें आता है आपका क्रेडिट कंट्रोल। बैंक क्या करते हैं दोस्तों, बैंक लोन देते हैं, क्रेडिट देते हैं लोगों को। ठीक है, और जब तक बैंक लोन नहीं देंगे, क्रेडिट नहीं देंगे, तो बैंकों को फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो वो लोन देते हैं उस पर वो लेते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, और वही उनकी कमाई होती है दोस्तों। ठीक है, तो बैंक क्या चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोन दे, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट दे लोगों को। ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर। लेकिन मैंने आपको बताया था कि लोन देने की वजह से जो मार्केट में पैसा होता है वो बहुत ज्यादा सर्कुलेट होता है, और जब लोगों के पास पैसा हो जाता है तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को खरीदने लगते हैं और महंगे दामों पर भी खरीदने लगते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज को मतलब काउंटर करने के लिए
आरबीआई क्या करता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है। आरबीआई कहता है बैंक से, हे बहुत लोन दे रहे हो तुम, बहुत पैसा तुम्हारे पास, ठीक है, तो अब मुझे कुछ करना पड़ेगा तुम्हारा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, क्या करना पड़ेगा, जो ये बैंक क्रेडिट दे रहा है ना, लोन उठा रहा है, इसको कम करना पड़ेगा। अभी कैसे करेंगे, जैसे बैंक रेट होती है, बैंक रेट होती है, ठीक है। अब जो बैंक होता है, जो वो लोन देता है, उस लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है उसे कहते हैं बैंक रेट, ठीक है। अब ये सपोज कीजिए किसी ने लोन लिया और उसे जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो देना पड़ रहा है 5%, ठीक है, 5% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि जो आरबीआई कहता है वो कहता है कि तुम अपने बैंक रेट को बढ़ा दो। अब बैंक रेट 5% की जगह पे 10% हो जाएगा या 15% हो जाएगा। अब जो पहले जो ग्राहक आया था वो आया था लोन लेने के लिए, वो 5% पे आ रहे, हाँ दे दो दे दो दे दो। अब जब बैंक परसेंट हो गया, बैंक रेट हो गया 15%, तो अब जब वो ग्राहक आया उसने कहा हाँ लोन दे दो, और बैंक ने बताया 15%, 15%, इतना, मैं नहीं ले रहा लोन, मुझे नहीं चाहिए, रख लो तुम अपना लोन। तो वो लोन लेकर नहीं गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब जब पैसा ही नहीं है उसकी जेब में, वो जो लोन लेने आया था, तो वो गया मार्केट में, उसने देखा अरे समोसे खा लेता हूँ, भैया समोसे कितने दिए, 10 रुपए दिए, नहीं भैया 8 का दे दो, पैसा नहीं ना जेब में। तो क्या होता है कि जो पहले इंसान लोन लेता था कम रेट की वजह से, अब जब बैंक रेट बढ़ गया तो लोन लेना बंद हो गया, लोन लेना बंद हो गया, तो जो लिक्विडिटी थी मार्केट में, जो पैसा बह रहा था वो बंद हो गया, और आई कैन से कि कम हो गया, और इसकी वजह से क्या हो गया, अब लोग महंगी चीजें नहीं खरीदेंगे, तो इस तरह से महंगाई कंट्रोल होगी। तो यहाँ पे क्या रिलेशन है, ये चीज याद रखना, बहुत ज्यादा अच्छे एमसीक्यू बनते इस पे। अगर बैंक रेट बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, उसका इंपैक्ट ये होगा कि इन्फ्लेशन हो जाएगी कम, ठीक है। और ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा बिकॉज बिकॉज क्योंकि जो लिक्विडिटी है मार्केट में, लिक्विडिटी यूज होगी दोस्तों, क्वेश्चन में लिक्विडिटी यूज होगी, लिक्विडिटी हो जाएगी कम, मतलब जो पैसा बह रहा है मार्केट में वो हो जाएगा कम, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाएगा कम। ये रिलेशन याद रखना, सीडीएस में इसका क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, तो ये याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये चीज याद रख ली। ओके, सेकंड होता है, एक होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, मैं समझाता हूं ये क्या होता है। हर बैंक को अपने पास कुछ कैश, कुछ पैसा रिजर्व रखना होता है, ठीक है। सपोज कीजिए कि बैंक के पास है 1 लाख रुपए, कोई बैंक है जिसके पास 1 लाख रुपए है। अब इस 1 लाख में से कुछ पैसा, सपोज कीजिए कि बैंक है वो 20,000 रुपए रिजर्व रखता है, तो ये जो रिजर्व पैसा है ना दोस्तों, इसी को कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व, ठीक है, कैश रिजर्व, जो बैंक ने पैसा रिजर्व कर रखा है, इस पैसे को बैंक किसी काम के लिए यूज नहीं कर सकता, इस पैसे से बैंक लोन नहीं उठा सकता, ये पैसा एज 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 इट इज रखा रहेगा बैंक के पास, ठीक है, इसका बैंक कोई यूज नहीं कर सकता। और जो बाकी के पैसे हैं, जैसे 80,000 बचे, इन पैसों को बैंक लोन के लिए उठा सकता है, ठीक है, चीज क्लियर हो रही है। तो अब जैसे क्या हुआ, अब महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बैंक बहुत ज्यादा लोन उठा रहा है, ठीक है, तो आरबीआई कहेगा सीआरआर के, ये सुनो, बहुत लोन उठा रहे हो, बहुत पैसा तुम्हारे पास, एक काम करो, तुम अपना सीआरआर बढ़ा लो, ठीक है, जो तुम्हारा कैश रिजर्व है वो बढ़ा लो, जो पहले तुम 20,000 करते थे, अब वो एक काम करो, तुम कर दो 40,000, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो पहले जो बैंक को पैसा रखना पड़ता था वो 20,000 था, अब वो बढ़ा दिया है, मतलब दुगना कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब जो बैंक लोन उठा सकता है वो उठा सकता है केवल 60,000 रुपए का, ठीक है। अब बैंक जब कम पैसा उठा सकता है लोन के लिए, तो उससे क्या होगा, जब लोन कम मिलेगा लोगों को, लोन कम मिलेगा तो लिक्विडिटी कम होगी, लिक्विडिटी कम होगी तो इन्फ्लेशन भी कम होगा।
ये चीज समझ में आ रही है? तो ये रिलेशन भी ध्यान में रखो कि CRR अगर बढ़ता है, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ता है, तो क्या होता है? तो उसकी वजह से होता है लोन जो क्रेडिट होता है वो बैंक कम देता है। कम देने की वजह से क्या होता है? जो लिक्विडिटी होती है वो कम हो जाती है, और लिक्विडिटी कम होती है तो अल्टीमेटली क्या होती है? इन्फ्लेशन कम हो जाती है। चीजें क्लियर हो रही है? रिलेशन समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? ओके ओके, ठीक है, ये चीज हो गई। थर्ड आता है जो तरीका है, तीसरा तरीका है, वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ना दोस्तों, लोगों के पास बहुत पैसा होता है, बैंकों में पड़ा होता है, घर में पड़ा होता है, तो बहुत पैसा, बहुत कैश है हमारे पास, ठीक है। तो बैंक मतलब सरकार कहती है RBI से कि यार लोगों के पास बहुत पैसा है, उस पैसे की वजह से महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। क्योंकि बड़े अमीर अमीर जो लोग हैं वो तो भाई चीजों को खरीद रहे हैं महंगी कीमतों पर भी, तो उसकी जो मार पड़ रही है वो पड़ रही है गरीबों पर। तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा दया, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करेंगे अपन? कुछ योजना लगाते हैं। तो फिर स्कीम निकलती है, स्कीम निकलती हैं कि ये स्कीम निकल आई, वो स्कीम निकल आई, ठीक है। आप 10 लाख रुपए बैंक में जमा करो, ठीक है, 10 लाख रुपए की ये स्कीम है, आपको 8 साल बाद 20 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। सॉरी, 20 लाख रुपए मिलेंगे, 20 लाख की ना, 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख, ठीक है। तो अभी आप 10 लाख रुपए का ये मतलब कुछ भी कह लो, वो आती है ना कि अभी 10 लाख रुपए लगा दो फिर पैसे दुगने हो जाएंगे, ठीक है, ये स्कीम आई है, वो आई है, ठीक है। तो इस तरह की स्कीम में सरकार और बैंक क्या करती है? वो करती है कि जो लोगों के पास कैश है उसको कुछ सालों तक कुछ इस तरह से रख देती है कि वो अब यूज नहीं हो सकता। FD होगी, ठीक है, और ऐसी कई चीजें हो गई। तो अब जो पैसा है ये 10 लाख है, अब ये यूज नहीं हो सकता 8 साल तक। बाद में क्या होगा वो देखा जाएगा, फिर से कह देंगे कि अब और अच्छी पॉलिसी आ गई है। जब 8 साल बाद वो इंसान जाएगा ना कि अब तो मेरे 20 लाख हो गए, अब तो खूब खर्चा करूंगा, फिर से कोई स्कीम आ जाएगी, 8 साल और रखो 40 लाख हो जाएंगे, फिर वो और रख देगा। तो बात का नहीं देखना। अभी क्या था, जो अभी इसके पास 10 लाख रुपए थे उनका क्या हुआ? वो अब खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि वो अब भाई अब हो गए सेफ, ठीक है। अब ये पैसे मार्केट में सर्कुलेट नहीं हो सकते, और जब इसके पास पैसा बचा ही नहीं तो अब ये क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो ये चीजें ही नहीं खरीदेगा, चीजें नहीं खरीदेगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, महंगाई नहीं बढ़ेगी तो क्या? इससे आगे क्या होगा भाई? महंगाई नहीं बढ़ेगी, बस कदम ज्यादा आगे मत बढ़ो, ठीक है। तो इस तरह से, इस तरह की स्कीम्स लाकर भी जो इन्फ्लेशन को होता है उसे कम किया जाता है। ये आपको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, कैसी चीजें चल रही हैं? ओके। अब लास्टली हम देख लेते हैं फिलिप्स कर्व, हमारा प्याला प्यारा कर्व। इस पर क्वेश्चन भी आया था, आई थिंक 2019 में आया था CDS के, ठीक है। फिलिप्स कर्व, ठीक है। ये कुछ कर्व है, ये कर्व रिलेशन बताता है किसके बीच? इन्फ्लेशन वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट। और जो क्या कहते हैं ग्राफ है वो कुछ ऐसा है। यहां पर तो मैं ले ली इन्फ्लेशन और यहां ले ली अनएम्प्लॉयमेंट, और इस ग्राफ से ही आपको देखकर पता चल रहा होगा कि क्या चीजें हो रही है। इनवर्सली प्रोपोर्शन, दैट इज इन्फ्लेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है अनएम्प्लॉयमेंट के। व्हाट डज इट मीन सर? इसका मतलब साफ है यार, फिजिक्स में इतने अपने ग्राफ पढ़े हैं। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, दैट इज इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही है तो जॉब्स भी बढ़ेंगी, ठीक है। दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। चीज क्लियर हो रही है? समझ में आ रहा है? आहिस्ता आहिस्ता समझो। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो जॉब भी बढ़ रही है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, ठीक है, रोजगार बढ़ रहा है। तो जो बैठे ठाले लोग थे ना वो कम हो रहे हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है दोस्तों। चीज समझ में आ रही है? ओके, दैट इज, इससे मैं ये कह सकता हूं कि जो इन्फ्लेशन है
वो डायरेक्टली रिलेटेड है किसके, इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इन्फ्लेशन नहीं हो रही है ना दोस्तों, एक स्टैग्नेंट पोजीशन बनी हुई है, दैट मींस वो इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है। जब तक इन्फ्लेशन नहीं होगा इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। आप प्रोग्रेस कैसे करोगे, आप कैसे आगे बढ़ोगे, समझ रहे हो चीज। ओके, ये एक रिलेशन समझ में आता है। दूसरा आता है कि ये, बट ये जो जैसे कि मैंने बताया, ये जो फ्लिप्स कर्व था ये शॉर्ट टर्म में एप्लीकेबल है दोस्तों। शॉर्ट टर्म में इसके इम्प्लीकेशन है, लॉन्ग टर्म में तो ये फेल हो जाता है। ये चीज याद रखना, शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन है इसकी। आपके मतलब सेंटेंस फॉर्म जो सीडीएस का क्वेश्चन आएगा वो किस तरह से आएगा, सेंटेंस दिए होंगे कि इट इज शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेबल, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा ए सही है, बी सही है या नहीं सही है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो याद रखना शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन है इसकी। दूसरा, ये फेल हो जाता है टू जस्टिफाई स्टैगफ्लेशन, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। चौथा है इन्फ्लेशन ग्रोथ ट्रेड ऑफ। सिंपल सा मतलब वही है कि इन्फ्लेशन बहुत जरूरी होती है किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने में। अगर इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है तो इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये सब बातें जो आपको याद रखनी है दोस्तों। और इन्फ्लेशन का जो उल्टा क्या होता है दोस्तों, वो होता है डिफ्लेशन। याद रखें, इन्फ्लेशन महंगाई, डिफ्लेशन मंदी, ठीक है। डिफ्लेशन होता है चीजों के दामों का घटना, इन्फ्लेशन होता है चीजों के दामों का बढ़ना। चीजें क्लियर है, ओके, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमने टॉपिक इसके जितने भी मतलब वो डायमेंशन हो सकते हैं अपन ने कवर किए हैं, पूरी तरह से अच्छे से कवर किए हैं। कोई चीज समझ में नहीं आई है बता दीजिए। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसकी मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, अच्छे से बस पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई करो, और कुछ तो नहीं रह गया, सब हो गया।